डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग भ्रूण का रोपण किस प्रकार होता है, इसके अतिरिक्त हम लोग मानव में भ्रूण विकास के बारे में अध्ययन किए थे, जैसे मारुला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला किस प्रकार बनता है और किस प्रकार इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। भ्रूण जो होता है मादा के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दीवार से किस प्रकार जुड़ता है, इनके बारे में अध्ययन किए थे। अब इसके आगे वाले हम लोग टॉपिक जो अध्ययन करेंगे वो है सगर्भता तथा भ्रूणी प्रवर्धन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे इसके अंतर्गत पहली जो टॉपिक आएगी वो है प्रेगनेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को हिंदी में आंवल भी कहते हैं या अपरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रेगनेंसी किस प्रकार होती है और किस प्रकार प्लेसेंटा का निर्माण होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसका फिगर बना दें। देखेंगे कि जब फीमेल्स जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद तीसरी सप्ताह का प्रारंभ समय चलता है, तो तीसरे सप्ताह के प्रारंभ काल के समय जो गर्भाशय की दीवार है, गर्भाशय की दीवार ये है जिसको एंडोमेट्रियम वाल कहते हैं दीवार, उस एंडोमेट्रियम दीवार से भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण है, भ्रूण जो होता है उसका रोपण हो जाता है या इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। यही इम्प्लांटेशन की क्रिया किस प्रकार होती है इसी के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे कि भ्रूण से पतले पतले संरचनाएं निकली होती हैं जिससे हम बिलाई कहते हैं। उंगलियों के समान पतले पतले उभार निकले होते हैं, ठीक है, जिसे हम बिलाई कहते हैं। यह अपने प्रारंभिक अवस्था में होती है, इसलिए इसे हम प्राइमरी बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी बिलाई। प्रारंभ में निकलती है इसलिए यह प्राइमरी बिलाई कहलाती है। यही इसी प्राइमरी बिलाई के द्वारा, आप लोग इससे पहले हम बताए होंगे कि जो भ्रूण है जब मारुला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला अवस्था बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है और सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसी सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट के बाहर की ओर एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसे हम सिंसिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंसिशियल। इसी सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट जो झिल्ली होती है वो ऊपर की ओर बिलाई के रूप में संरचना बनाती है जिसे हम प्राइमरी बिलाई कहते हैं। इसी प्राइमरी बिलाई में जब भ्रूण जो होता है, भ्रूण के मेजोडर्मी कोशिकाएं प्रवेश कर जाती हैं तो फिर दूसरे प्रकार का बिलाई बनाता है। भ्रूण के जो मेजोडर्म की कोशिकाएं होती हैं वह प्राइमरी बिलाई के अंदर प्रवेश कर जाती है, तब एक और बिलाई का निर्माण करता है जिसे हम सेकेंडरी बिलाई कहते हैं। सेकेंडरी बिलाई कहते हैं। सेकेंडरी बिलाई का निर्माण होता है। इसी सेकेंडरी बिलाई में जब रुधिर वाहिनियां, जो रुधिर वाहिनियों में ब्लड कैपिलरीज का निर्माण होता है, रुधिर केशिकाएं बनती हैं। यही रुधिर केशिकाएं जब सेकेंडरी बिलाई से होते हुए ऊपर की ओर, ठीक है, प्रवेश करता है तो फिर एक तीसरे प्रकार की बिलाई बनाती है जिसे हम कहते हैं टर्टियरी बिलाई कहते हैं। ठीक है, तृतीयक बिलाई कहते हैं। यही तृतीयक बिलाई जो होता है गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम झिल्ली होती है, दीवार होती है, उसके साथ जाकर धंस जाता है, उसके साथ रोपित हो जाता है, यानी इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है। इसी क्रिया को भ्रूण का हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन की क्रिया कहते हैं। इम्प्लांटेशन की क्रिया जब होती है तो जो एंडोमेट्रियम दीवार में पाए जाने वाली रुधिर केशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज,
वह भ्रूण से निकलने वाले ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनके साथ मिल जाती हैं, यानी एक दूसरे से मिल जाती हैं, और एक दूसरे से मिल जाने के कारण दोनों का परिसंचरण तंत्र एक हो जाता है। इस प्रकार मादा के शरीर में पाए जाने वाले रक्त जो है भ्रूण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और भ्रूण के जो रक्त होते हैं वो मादा के यानी एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है। और जो अम्बिलिकल कार्ड का निर्माण होता है, एक नाभिरज्जु कहते हैं हिंदी में, अम्बिलिकल कार्ड बनता है। अम्बिलिकल कार्ड का एक सिरा जो होता है भ्रूण के साथ जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा जाकर जो एंडोमेट्रियम दीवार के साथ तृतीयक विलाई जुड़ी है उसके साथ जुड़ती है। इस प्रकार जो तृतीयक विलाई जाकर जुड़ती है उसके साथ एंडोमेट्रियम वाल के साथ, तो क्या कहलाती है? प्लेसेंटल विलाई कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लेसेंटल विलाई कहलाती है। बाद में यही प्लेसेंटा का निर्माण करता है। जो भ्रूण के चारों ओर ये पाया जाता है प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यही प्लेसेंटा क्या करता है? भ्रूण की सुरक्षा करता है। क्या करता है? प्लेसेंटा भ्रूण की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं होने के बाद आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा से, ठीक है, दो प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। एक स्टेरॉइड्स होता है और दूसरा प्रोटीनियस होगा। ठीक है, एक जो होता है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, एक प्रोटीनियस हार्मोन्स होता है। यानी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होते हैं और एक जो होता है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, देखेंगे कौन कौन से। जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो मुख्य रूप से स्टेडियाल होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। स्टेडियाल और दूसरा जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन देखेंगे दो प्रकार का स्टेरॉइड्स हार्मोन स्रावित होता है, एक जो होता है स्टेडियाल और दूसरा जो होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जो प्रोटीनियस हार्मोन्स होता है वो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। एक जो होता है HCG और एक होता है HPS। ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक जो होता है HCG होता है और एक होता है HCP होता है। दो प्रकार का हार्मोन्स होता है। ठीक है, HPS होता है, HPS होता है। देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ह्यूमन कैरियोनल गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। ह्यूमन कैरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, HCG। ठीक है, और इस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, क्या है इसका पूरा नाम? ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन। देखेंगे तो बता रहे थे कि जो प्रोटीनियस नेचर के दो हार्मोन्स होते हैं वो होता है HCG और HPS। ठीक है, इसका पूरा नाम यहाँ आप लिख दिए हैं, ह्यूमन कैरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। शॉर्टकट में कहते हैं HCG कहते हैं। और ये जो होता है HPS जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोट्रोपिन होता है। ठीक है, ये दो हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होते हैं। ये दोनों स्रावित होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि HCG जो होता है इसकी मात्रा
अधिक बनती है, ठीक है, जिनके कारण मूत्र में भी ये उत्सर्जित होती है मूत्र के साथ मिलकर। इस प्रकार प्रेगनेंसी की टेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसी हार्मोन्स की सहायता से किया जाता है। तो मार्केट में प्रेगनेंसी जांच करने के लिए एक किट आता है। इस किट के द्वारा जब मूत्र के कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं तो इस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण पता चल जाता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। यह क्रिया लगभग कुछ सप्ताह के बाद यह हार्मोन्स मूत्र में विसर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह क्रिया होती है। अगला देखेंगे कि यानी कहने का मतलब है HCG जो होता है इसी के द्वारा गर्भधारण क्रिया को हम टेस्ट कर सकते हैं। इसे हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है आगे कि कार्पस ल्यूटियम जो बनता है, कार्पस ल्यूटियम के बारे में हम बताए थे कि जो ग्राफेन फॉलिकल्स होता है जब वो फटता है तो उसमें से मैच्योर एक एग निकलता है और उसके अवशेष भाग जो होते हैं कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम भी उस समय उपस्थित रहता है और वो भी हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम वृद्धि करता है जिसके कारण यह 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करता है, ध्यान देंगे। कार्पस ल्यूटियम जो होता है, कार्पस ल्यूटियम 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन से? एक जो होता है एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये नाम तीनों सुने होंगे, पहली बार नहीं सुन रहे हैं। एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है और ये तीनों हार्मोन्स मिलकर ये गर्भाशय के दीवार को संकुचित होने से रोकते हैं, ठीक है। ये तीनों हार्मोन्स गर्भाशय की दीवार को संकुचित होने से रोकते हैं ताकि गर्भ जो है नष्ट न हो, ठीक है। गर्भ नष्ट न हो उसके बचाव के लिए ये तीनों हार्मोन्स गर्भाशय की दीवार को संकुचित होने से रोकते हैं, ठीक है। अगर इस दौरान जो अंडाशय है, ओवरी है, उसको काट दिया जाए तो गर्भ जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यही 6 सप्ताह बीत जाता है, यानी 1.5 से 2 महीने जब बीत जाता है तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब तक प्लेसेंटा सक्रिय हो जाता है और प्लेसेंटा अपना भी हार्मोन स्रावित करने लगता है, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन। बाद में प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करने लगता है। अब यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है, ठीक है। अब उसी हार्मोन्स को प्लेसेंटा स्रावित करने लगा तो फिर उसका भूमिका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार वो नष्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम और फिर ये सक्रिय हो जाता है, प्लेसेंटा सक्रिय हो जाता है। ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है सक्रिय हो जाता है और फिर एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करता है। इस प्रकार यह क्रिया होती है और भ्रूण जो है गर्भाशय में रहकर अपना विकास करता है, ठीक है। देखेंगे हम आगे क्या है कि जो ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, जिसको हम शॉर्टकट में लिखे थे HPS, इसको कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण जो फीमेल की दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, वो दुग्ध ग्रंथियां उनकी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है, यानी दुग्ध ग्रंथियों को वृद्धि करने के लिए यह प्रेरित करता है हार्मोन्स। इसके साथ साथ भ्रूण के 3 स्तर बन जाते हैं। भ्रूण के 3 स्तर बन जाते हैं, कौन कौन से? वो है इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये
होता है, ठीक है। और ये तीनों लेयर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक बनाते हैं और वही भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार के अंग का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भ्रूण के ये तीनों लेयर जो है वह भ्रूण की भावी अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे लीवर है, किडनी है, त्वचा है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, ठीक है, बाल है, नाखून है, ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं। इन सभी अंगों का व्युत्पत्ति जो होता है इन तीनों लेयरों से होता है। यही है कि आँख दूसरे प्रकार के लेयर से होगा तो ब्लड दूसरे प्रकार का होगा। यानी ये तीनों लेयर मिलकर उस भ्रूण की ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होती है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें एक्टोडर्म से थोड़ा सा इसको बता देते हैं, एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं भ्रूण के एक्टोडर्म से। ये जो क्वेश्चन है अक्सर कंपटीशन में पूछा करता है, ठीक है। तो भ्रूण के एक्टोडर्म से देखेंगे कौन कौन से अंग बनते हैं। तो त्वचा है, ठीक है, त्वचा है। इस त्वचा के ऊपरी लेयर, त्वचा भी मुख्य रूप से दो लेयरों में बना होता है, एक एपिडर्मिस एक डर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा त्वक ग्रंथियाँ होती हैं। त्वक मतलब ये स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, तंत्रिका तंत्र होती है। एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला रीजन होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथ जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके दो रीजन होते हैं, एक कार्टिकल रीजन एक मेड्यूला रीजन होते हैं। तो इनमें देखेंगे मेड्यूला रीजन इस इंडोडर्म से बनता है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, ये भी इसी से बनता है। अंतःस्रावी ग्रंथि ये है, ठीक है। आँख है, इसके अलावा कान है, ठीक है, आंतरिक कान। कान भी तीन भागों में बटा होता है, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, फिर से एक होता है मिडल ईयर और एक इंटरनल होता है। तो आंतरिक कान की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनल ईयर जो है इसी एक्टोडर्म से ही व्युत्पत्ति होता है, बनता है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ जो मुख में पाई जाती हैं और दांत के इनेमल है, मुख गुहा मलाशय के भीतरी लेयर ये भी बनता है, और पीयूष ग्रंथि जो ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी ग्रंथियाँ जो है और जितने भी अंग हम बताए हैं सभी एक्टोडर्म से व्युत्पत्ति होते हैं, बनते हैं। मीजोडर्म से देखेंगे कौन कौन से अंग बनते हैं। तो त्वचा की डर्मिस, डर्मिस जीवित लेयर होता है त्वचा का, अभी मैं बताया हूँ त्वचा के दो लेयर, एक एक्टोडर्मिस होता है एक डर्मिस होता है। तो डर्मिस का निर्माण ये होता है मीजोडर्म से, ठीक है। संयोजक ऊतक, जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं जैसे ब्लड है, ये मीजोडर्म से व्युत्पत्ति है, ठीक है। और पेशी ऊतक, पेशियाँ जो हम लोग की हैं मांसपेशियाँ, ये सभी की सभी इसी से बनती है, मीजोडर्म से ही व्युत्पत्ति होती है। किडनी है, जनन अंग जो होते हैं, जितने भी जनन अंग हैं, जैसे मेल में वृषण होता है, टेस्टिस होता है, फीमेल में अंडाशय जो होता है, और भी इनके जितने भाग हैं सभी मीजोडर्म से ही व्युत्पत्ति होती है। एड्रिनल ग्रंथि के जो कार्टिकल भाग होते हैं वो भी, हृदय हार्ट भी इसी से बनता है, ठीक है। आहार नाल की पेशियों का स्तर ये भी इसी से बनता है। अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन कहा जाता है, ये भी इससे बनता है। दांत का डेंटाइन और पेरिटोनियम लेयर ये सभी के सभी मीजोडर्म से बनते हैं। इंडोडर्म से देखेंगे कौन कौन से बनते हैं। आहार नाल की जो भीतरी दीवार होता है वो भी, पाचक ग्रंथियाँ, लीवर है, अग्नाशय है, ठीक है, ये है फेफड़ों के भीतरी स्तर है, मूत्राशय के भीतरी स्तर, श्वास नलियाँ और थायराइड ग्रंथ और पैराथायराइड ग्रंथ और थाइमस ग्रंथ, ये सभी के सभी इंडोडर्म से व्युत्पत्ति होती है। तो इन लेयरों से अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्या पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है वो है, अगला पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं भ्रूणी परिवर्धन। क्या है? भ्रूणी परिवर्धन है, ठीक है। भ्रूणी परिवर्धन इसको मिटाना पड़ेगा। बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, भ्रूणिक परिवर्धन है। देखेंगे कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के लगभग 1 महीने बाद भ्रूण जो होता है, भ्रूण का हृदय बनता है। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर कोई अंग बनता है तो 2 अंग मुख्यतः पहले बनते हैं, एक तो हार्ट बनता है, दूसरा ब्रेन। ये 2 प्रमुख अंग पहले बनते हैं। तो प्रेगनेंसी के लगभग 1 महीने बाद भ्रूण का हार्ट बनना प्रारंभ हो जाता है, हृदय बनने लगता है। इसलिए अगर 1 महीने के भ्रूण को भी अगर देखना चाहें या जांच करना चाहें तो स्टेथोस्कोप होता है, जिसे आला कहते हैं, कान में डॉक्टर लगाकर जांच करते हैं। अगर उसको लेकर फीमेल के जो पेट वाला हिस्सा होता है उस पर अगर रखा जाए तो भ्रूण के हृदय गति को कुछ सुनाई देता है, ठीक है, उनके धड़कन सुनाई देते हैं, ठीक। फिर प्रेगनेंसी के दूसरे माह के अंत में देखेंगे कि भ्रूण में धीरे धीरे पैर बनना प्रारंभ हो जाता है, उनकी उंगलियां बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, हाथ बनना प्रारंभ हो जाता है। और 12वें सप्ताह तक या ये कहें कि तीसरे महीने के अंत तक जितने भी अंग होते हैं धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी भ्रूण के अंग होते हैं, पैर पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, हाथ विकसित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये चेहरे पे जितने भी नाक है, मुख है, इन सभी अंगों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और लिंग का भी निर्माण हो जाता है तीसरे महीने के अंत तक कि जो भ्रूण है वो मेल है कि फीमेल है, इसका भी निर्माण हो जाता है, यानी जनन अंगों का भी निर्माण हो जाता है। फिर धीरे धीरे भ्रूण जो है उस गर्भाशय में ही रहकर विकास करता है, ठीक है। और उचित समय आने पर जब वो परिपक्व हो जाता है तो जन्म लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार गर्भाशय में रहकर भ्रूण के जब विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है तो इस क्रिया को हम भ्रूणिक परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणिक परिवर्धन कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे क्या है, आगे प्रसव तथा दुग्ध श्रावण। प्रसव पहले जान लें, प्रसव क्या है, प्रसव क्या है, प्रसव किसे कहते हैं, ठीक है। प्रसव क्या है तो देखेंगे कि मानव में जो भ्रूण है, ठीक है, उनका गर्भकाल जो होता है लगभग 9 माह प्लस माइनस 10 दिन। ये याद रखिएगा, जो गर्भकाल का समय होता है फीमेल वो 9 माह प्लस माइनस 10 दिन होता है, यानी 9 महीने से यानी 8 महीने 20 दिन पर भी जन्म ले लेता है कभी कभी भ्रूण, या 9 महीने से 10 दिन अधिक भी हो जाता है, ठीक है। यानी 9 महीने 10 दिन ये भी हो सकता है। अगर दिन में निकालेंगे तो देखेंगे कि ये होगा 270 दिन, 9 माह का निकालेंगे तो 270 दिन का होता है। 270 दिन होने के बाद वो परिपक्व हो जाता है, फिर जन्म लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब भ्रूण गर्भाशय में रहकर उसका भ्रूणी विकास हो जाता है और उचित समय आने पर जब वह गर्भाशय से बाहर की ओर निकलता है तो इस क्रिया को भी हम क्या करते हैं, प्रसव करते हैं। क्या करते हैं? प्रसव करते हैं। तो इस प्रकार वो भ्रूण जन्म लेता है और फिर जन्म लेने की क्रिया भी जो है, जब भी इस क्रिया को नियंत्रित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये भी हार्मोन स्रावित करती हैं। देखेंगे कि जो जब बच्चे का जन्म देने का समय आता है तो मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से जो पश्च भाग होता है या पश्च पिंड जो होता है उससे एक विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होती है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन जब बढ़ जाता है, बाद में जब ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है, जिनके कारण गर्भाशय की जो दीवार होती है
उनमें संकुचन उत्पन्न होता है और इस संकुचन के उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, और उसमें तरंगत जैसे गतियां भी उत्पन्न होने लगता है गर्भाशय की दीवार में, जिससे भ्रूण जो है अंदर से बाहर की ओर जो भी योनि मार्ग होता है उसके द्वारा जन्म लेता है। तो इस प्रकार प्रसव क्रिया होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसके बारे में और जानेंगे।